हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप पार्ट 4 तक सब लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। ठीक है, और अब बढ़ते हैं पार्ट 5 में और एग्जांपल्स और इंडेक्स क्वेश्चन के साथ। आज के जो हमारा पार्ट है उसके अंदर हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स और बैटरीज पे अपन लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है बोर्ड्स में, कैसे आपको सुटेबल राइटिंग के साथ एग्जाम्पल्स और अपने क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना है, तो सारी चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। सो शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखना, बहुत ही यूजफुल वीडियोस है। ठीक है, तो हमारा सर क्या कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो जो हमारे पास सोल्यूशन है बेटा, अगर सोल्यूशन को देखें तो वहां पे CuSO4 में Cu अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा एंड इट विल ग्रैब 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू Cu सॉलिड। तो ये बोल रहा है कि यही जो कॉपर अपने आप को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा होगा, तो यस इट विल गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो इसका कितना मास डिपॉजिट होगा अगर सॉल्यूशन में 1.5 एम्पियर करंट को 10 मिनट्स तक फ्लो करा रहा हूं। सेकंड्स में लेना होता है, सो 10 मिनट्स इज इक्वल्स टू व्हाट 600 सेकंड। तो मास डिपॉजिटेड का हमारे पास फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी इंटू 96500 इंटू IT। तो एटॉमिक मास कितना हुआ बेटा 63.5, आई हुआ 1.5, टी हुआ हमारे पास 600, वैलेंसी आ गई 2 और 96500। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे ही आप इसको, देखिए मैथ्स आपको थोड़ी सी करनी रहेगी। ठीक है, आप चाहे तो इस पॉइंट को हटाइए, इस पॉइंट को हटाइए, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 100, 2 जीरो से 2 जीरोस आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स चला जाएगा और 5 की टेबल में आप कट करेंगे तो इट विल 0.2938 ग्राम। तो आपके पास जो मास आया वो 0.2938 ग्राम के इक्विवेलेंट आया। तो जैसे आप 1.5 एम्पियर करंट को 10 मिनट तक सॉल्यूशन में पास करोगे तो कॉपर का जो मास डिपॉजिट होगा इट विल बी इक्वल टू 0.2938 ग्राम। तो किस तरीके से, देखिए अपन ने सबसे पहले क्या लिखा बेटा, गिवन। उस गिवन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या, हमें ये फॉर्मूला पता था, वी नो दिस फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज डाली और फिर सिंपल मैथ्स करके अपना आंसर निकाल लिया। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल और नेक्स्ट सिंटेक्स व्हिच विल कम इन आवर वे। ओके बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटेक्स का 2.11 है। तो देखो बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप अगर मैं बिठाता हूं तो कौन कौन से मेटल्स हैं जिनको इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से बोलो फिल्टर करते हैं, रिफाइन करते हैं। ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस के थ्रू हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा इसके अंदर जब भी अपन सोल्यूशन की बात करते हैं कि the metals present high in the reactivity series, that is highly reactive metals are extracted, बेटा इन्हीं को ही are extracted electrolytically. For examples, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लिथियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ मेटल्स हैं जिनको अपन ने सजेस्ट कर दिया, जितना सा आपको लिखना है और देखिए बोर्ड में आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन करो और मूव करते हैं अपन नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन दैट इज 2.12। चलिए चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। क्यों लेट करने का भी कोई फायदा नहीं है बच्चों। तो किनारे लगाओ इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। कंसीडर द रिएक्शन Cr2O7 -2 + 14H + 6 इलेक्ट्रॉन gives 2Cr + 3 + 7H2. What is the quantity of electricity in coulombs needed to reduce 1 mole of Cr2O7 -2? तो देखिए बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या, सिंपल तो देखिए टीचर के तो सभी होता है, बोलोगे बताओ सर हर क्वेश्चन सिंपल सिंपल बोलते हो, हमारे लिए है कि नहीं है वो कौन सोचेगा। तो बिल्कुल मैं आपकी सोच रहा हूँ। तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो Cr2O7 -2
एसिडिक मीडियम में बेटा देखिए खुद को 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर 2Cr+3, Cr+3 में क्या कर रहा है बेटा, रिड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसका वैलेंसी देखेंगे या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ से क्लियरली मुझे पता चल रहा है दैट 1 मोल की, या मैं बोलूँ 1 मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cr2O7-2 requires 6 electron to reduce it into 2Cr+3, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं एक मोल की बात करूंगा, सो 1 मोल ऑफ Cr2O7-2 will require charge that is -NF कूलम, ठीक है। तो एक मोल Cr2O7-2 को रिड्यूस अगर मुझे करना, 1 मोल ऑफ Cr2O7-2 को अगर मुझे रिड्यूस करना है तो उसके लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, -NF कूलम। यहाँ पे अगर आप देखोगे N की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रही है कि नहीं आ रही है, कितनी आ रही है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रही है। सो इट विल बी व्हाट, -6 इंटू 96500 कूलम, यही होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो मैं मल्टीप्लाई करूँ, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 3 9 और 6 5 जा 54 और 3 57 -579,000 कूलम। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आंसर आ गया कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, तो चार्ज रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू -579,000 कूलम। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे इंटेक्स का 2.10 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन सिमिलरली हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल अप्रोच भी इसके अंदर है। इफ अमाउंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू दी वायर। अब हमसे ये पूछे तो देखो नॉर्मल सी बात है, अगर हम बात करते हैं इसकी अप्रोच कैसे लगाई जाए, तो देखो सबसे पहली चीज क्या है भाई, आपके वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो आप खुद सोचिए बच्चों कि वायर के अंदर चार्ज पास हो रहा है। अच्छा, जो चार्ज पास हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू। अब कितना चार्ज पास हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है इस चार्ज को जो कैरी कर रहे हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या एक ही इलेक्ट्रॉन सारा चार्ज कैरी कर रहा होगा, मैंने कहा नहीं, देयर विल बी n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही जो चार्ज होगा, चार्ज पास हो रहा है, वो q इज इक्वल टू n ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वहीं वी ऑल्सो नो कि जो चार्ज होता है वो I इंटू टी के बराबर होता है। तो अगर मान लेते हैं कि मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, तो बेटा दोनों जगह जो मेरा चार्ज पास की वैल्यू होगी सेम होगी। तो मैं इक्वेट करता हूं, कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2। तो जैसे ही मैंने दोनों को कंपेयर किया तो आई टी इज इक्वल्स टू एन इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझसे वो पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू दी वायर, वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और एन ही है वो नंबर। तो एन इज इक्वल्स टू व्हाट, आई की वैल्यू कितनी है, मैं ई को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर देता हूँ, ई इलेक्ट्रॉन ये क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो I की वैल्यू हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0.5 एम्पियर दे रखा है। टाइम हमको 2 आवर्स दे रखा है, तो मिनट में करते हैं, पहले वाली बार 20 क्यों लिख दिया भाई, गलती कर रहे हैं, सही से लिखे। 2 इंटू 60 हो गया मिनट्स और 60 इंटू 60 हो गया सेकेंड्स, अपॉन n की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भाई वो चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन यही होता है कि नहीं। तो पॉइंट टू पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 में 8 टाइम्स आ गया कि नहीं आ गया, 2 में 8 टाइम्स। ये कितनी बार चला गया, 2 में 30 टाइम्स, 4 टाइम्स, अगेन 30 टाइम्स,
2 टाइम्स एंड 2 में कितनी बार चला गया, 15 टाइम्स चला गया। तो इट बिकेम 5 into 15 into 30, 5 into 15 into 30 अपॉन 10 की पावर माइनस 19। 5 5 15 5 75 into 13, 10 की पावर ऊपर आ गया तो ये प्लस का 19 हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ बेटा, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 50 इंटू 10 की पावर, सॉरी 10 नहीं है 19 है, 10 की पावर 19। तो मैं कुछ पॉइंट्स आगे खिसका दूं तो n कितना आ जाएगा, मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे आगे खिसका देता हूँ तो इट विल बी 2.25 10 रेज टू दी पावर 22, 10 रेज टू दी पावर 23। 3 पॉइंट्स मैंने आगे खिसकाए हैं तो n की वैल्यू, इतने इलेक्ट्रॉन्स वायर में से क्या होंगे बेटा, फ्लो करेंगे जब 0.5 एम्पियर चार्ज को 2 आवर्स तक मैं मेटालिक वायर में फ्लो करूंगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इसको फटाफट से आप शुरू से वापस देख लें। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो बच्चों अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि प्योर थ्योरेटिकल है और जो बैटरीज वाला सेक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का उससे है, तो वहां से हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। इस पार्ट को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा, तब जाके जो एनोड कैथोड रिएक्शंस होती हैं बैटरीज के अंदर वो आपको याद होंगी। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या बोल रहा है, राइट दी केमिस्ट्री, क्या बोल रहा है आपको, सिंपल देखिए, राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिचार्जिंग। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है वो हमारे घर में जो इन्वर्टर की बैटरीज होती है जिनको हम लोग यूज करते हैं, जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर हमें लाइट देता है, तो उसी बैटरी की फॉर्मेशन क्या हो रही है, उसमें रिएक्शन किस तरीके से अगर होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या फिर जब वो रिचार्ज होती है तो उस वक्त रिएक्शन किस तरीके से टेक प्लेस होती है, वो सारी चीजें हमको यहाँ लिख के दिखानी है। तो देखिए इसके लिए मैंने आंसर पहले से लिख रखा है क्योंकि थियोरेटिकल है, मैं लिखता चलूंगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगर हम भाई लेड स्टोरेज के सेटअप की बात करें, तो लेड स्टोरेज की सेटअप की अगर बेटा मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, अ लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ एनोड। अब देखिए लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो एक तरीके से क्या है आपकी, है तो गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड होते हैं, तो वही चीज ध्यान रखना, लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ एनोड ऑफ लेड। एनोड किसका बना है, लेड का, एंड कैथोड ऑफ अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड। और जो हमारा कैथोड है वो बेसिकली बहुत सारी लेड्स की ग्रिड लगी हुई है जिसको मैंने पैक कर रखा है लेड डाइऑक्साइड से। और जब एनोड कैथोड यूज कर लेते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट भी हमको लेना पड़ता है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ पे H2SO4 का 38% है। ठीक है, तो 38% H2SO4 सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए जब भी आपकी बैटरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर, मतलब उसमें से रिएक्शन अगर होगी और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रही है, तो वहाँ एनोड रिएक्शन क्या होगी कि जो लेड सॉलिड होगा वो SO4- एक्वस से रिएक्ट करके PbSO4 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडली जो कैथोड पे लेड डाइऑक्साइड है वो अगेन इलेक्ट्रोलाइटिक आपका जो सॉल्यूशन है SO4- और H+ इनके साथ रिएक्ट करके PbSO4 और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना देगा। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो हम देखिए बेटा इन्हीं दोनों एनोड कैथोड रिएक्शन को जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 4H+ और SO4- मिलके 2 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस कर देना, इसलिए H2SO4 लिख दिया मैंने। आगे बात समझ में। अब बात आती है कि बैटरी ये तो भैया मैंने यूज कर लिया, अब मुझे इसको रिचार्ज करना है। तो रिचार्ज के अंदर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जब भी आपको रिचार्जिंग रिएक्शंस लिखनी होती है, ये होगी डिस्चार्जिंग रिएक्शंस। ये तो हो गया कि जब ये डिस्चार्ज हो रहा है, अब रिचार्ज मुझे करना है तो जो एनोड रिएक्शन है उसको कैथोड बना दो और जो कैथोड रिएक्शन उसको एनोड रिएक्शन, मैंने बेसिकली अगर मैं बोलूँ टर्मिनल स्विच कर दो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी गाड़ियां जब ठंड में बंद पड़ जाती है तो बैटरी, हम कहते हैं कि बैटरी लो हो गई, तो एक मैकेनिक आता है, वो अपने साथ एक बैटरी लेके आता है और वो अपनी बैटरी से सामने वाली बैटरी के टर्मिनल को तारों से जोड़ता है। सो बेसिकली अपोजिट टर्मिनल जोड़ता है जिससे बैटरी को किक मिलती है, वो थोड़ी सी एनर्जाइज्ड हो जाती है, फिर उसकी रिएक्शन अगर होना स्टार्ट हो जाती है स्पॉन्टेनियसली। तो यही चीज मैंने लिखी है, देखो, ऑन रिचार्जिंग, ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब देखिए जो भी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिए वो आपको पूरे लिखने होते हैं बोर्ड में। इस PbSO4 डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज कन्वर्टेड बैक टू लेड एंड लेड डाइऑक्साइड एंड H2SO4 इज जनरेटेड। तो इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हो, आपका पूरा आंसर लिख सकते हो। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को फ्रेम करना नहीं आता तो प्लीज इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करो, आंसर कैसे फ्रेम होना है, कैसे लिखना है, इट विल हेल्प यू द मोस्ट। ओके बच्चों, ठीक है, आया समझ में? चलिए तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन में मूव करें तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, सजेस्ट द मटेरियल अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन फ्यूल सेल। तो देखो बेटा, फ्यूल सेल के अंदर अगर मेरे को चीज़ें बतानी है कि हाइड्रोजन के अलावा कौन से मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो जो फ्यूल है, तो फ्यूल के अंदर जो नेचुरल गैस के हमारे कंपोनेंट्स होंगे, नेचुरल गैस के जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे, उन्हीं को हम एज अ फ्यूल इन फ्यूल सेल यूज़ कर सकते हैं। अब नेचुरल गैस के कंपोनेंट्स के अंदर जैसे H2 हो गया, मीथेन हो गया, मीथेनॉल हो गया। सो दीज आर फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस जिनको अपन फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं फ्यूल सेल। तो अगर हमें तो दो मटेरियल पूछा है बट अदर देन हाइड्रोजन, तो मेरा आंसर बहुत सिंपल सा क्या हो जाएगा, टू मटेरियल्स अदर देन हाइड्रोजन आर मीथेन ब्रैकेट में CH4 एंड मीथेनॉल ब्रैकेट में CH3OH। ठीक है, कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन फ्यूल सेल। तो देखो बेटा, कितने आराम से मैंने एक स्टेटमेंट फॉर्म कर दिया, अपना आंसर प्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से आपको बोर्ड में आंसर लिख के आना है अगर ये क्वेश्चन आपके पास, या इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा इंडेक्स 2.15 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर आ चुका है। तो देखो, ये क्वेश्चन आपका कोरोजन पे बेस्ड है, जहां पे आपसे बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज इनवाइज्ड एज सेटिंग अप एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो कुल मिला के उसका इतना सा कहना है कि ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेटअप की तरह कैसे ट्रीट करते हो, या उसमें उसका कैसा योगदान रहता है, वो किस तरीके से अपना इनपुट्स देता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो बेटा कि जो कोरोजन की केमिस्ट्री है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, और बिल्कुल वो उसको अपन एक एसेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना की तरह एड्रेस करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि the chemistry of corrosion is quite complex but it may be considered essential as an electrochemical phenomena। अब देखो होता क्या है बेटा कि आयरन, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो आयरन का है, ठीक है, तो वो नॉर्मल सी बात है, वो एयर से और मॉइस्चर से इनसे क्या रहेगा, एक्सपोज रहेगा। तो होता क्या है कि आयरन के किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे, तो आयरन क्या करता है, अपना ऑक्सीडेशन करता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके खुद को फेरस में कन्वर्ट कर लेता है। तो वही चीज है, स्टेप 1 क्या है, एट अ पर्टिकुलर of an object made of iron, oxidation takes place and spot behave as anode। तो जिस स्पॉट से इलेक्ट्रॉन लूज हो उसको अपन किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, एनोड की तरह। तो देखिए बेटा, एनोड रिएक्शन आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, देखिए इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। अब क्या होता है बेटा कि यही जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे मूव करते हैं, और वो उधर मूव करते हैं जहाँ O2 प्रेजेंट होता है। और क्योंकि आयरन की सरफेस से वाटर है, और जो वाटर, तो जैसे ही आपके रेन होती है, कुछ भी होती है, बारिश होती है, जब आयरन एक्सपोज होता है और भीगता है, तो जो एसिडिक ऑक्साइड्स आके आयरन के सरफेस पे प्रेजेंट वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो दोज एसिडिक ऑक्साइड कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू एसिड, और वो एसिड क्या रिलीज करेगा, H+। उसी H+ को जो ऑक्सीजन है वो अपने रिडक्शन के लिए यूज करता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू अनदर स्पॉट on the metal and reduce oxygen in presence of H+। reductions occurs at cathode, और हमें मालूम है रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। तो इस तरीके से बेटा देखिए आपके सामने कैथोड की रिएक्शन भी यहाँ पर लिखी हुई है। आया समझ में कि नहीं आया? अब ये जो H+ कहाँ से आ रहा है, वही मैंने आपको बताया, H+ comes when acidic oxide like CO2 SO2 dissolved in H2O present of iron surface and forms acid। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, एनोड कैथोड रिएक्शन को बेटा आप ऐड कर दो, ओवरऑल रिएक्शन आ गई। यही जो फेरस आयन बन के यहाँ तैयार हुआ, फर्दर ऑक्सीडाइज करता है अपने आप को Fe+3 आयन में, जिसको अपन फेरिक आयन कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, Fe+3 आयन में फर्दर क्या करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और तब जाके आपके रस्ट का फॉर्मूला निकल के आता है, जिसको हम कहते हैं Fe2O3.XH2O। तो देखो बेटा, आपको ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है, कैसे लिखना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 हर एक चीज देखिए मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे लिख के दिखा रखा है। तो प्लीज इसको एज इट इज नोट डाउन करो, याद करो, प्रैक्टिस करो, और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट
चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपके सामने, अब एक्सरसाइज को आप बड़े अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ये मैं आपको 100% दावे से बोल सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो साइनिंग ऑफ विद फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर को देखिए मैंने आपको एकदम अच्छे से किनारे पे कैसे लेके आना है, मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं वहां तक पहुंचा दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।